हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यू एकेडमी में चारू अग्रवाल। आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ हिंदी साहित्य के इतिहास का कालक्रम। इससे पहले की वीडियो आ चुकी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन कीजिए और उसके नामकरण के औचित्य पर प्रकाश डालिए। इसे अलग तरह से भी पूछा गया है। आचार्य शुक्ल द्वारा किए गए हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन से आप कहाँ तक सहमत है, तर्क संगत उत्तर दीजिए। उसके अलावा एक बार और इस क्वेश्चन को पूछा गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के विषय में विभिन्न मतों का उल्लेख करते हुए बताइए कि आप किससे अधिक सहमत हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसे अच्छे से समझिएगा, अच्छे से इसे याद कीजिएगा। ठीक है, तो आंसर देखिए, इतिहास के काल विभाजन का आधार, यानी कि इतिहास का जो काल विभाजन किया गया, कालों से बांटा गया, तो उसे किस आधार पे बांटा गया था। ठीक है, देखिए, साहित्य के इतिहास के अध्ययन को वैज्ञानिक रूप देने के लिए किन्हीं खंडों, वर्गों या तत्वों में विभाजित कर लिया जाता है ताकि उसके अंगों पांगों और प्रवृत्तियों को समझने में स्पष्टता आ सके। इतिहास में हम काल यानी कि समय पर विशेष बल देते हैं, अतः अध्ययन की क्रमबद्धता और संगति लाने के लिए अनेक विभिन्न कालखंडों में उसे विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया करना उपयुक्त सिद्ध होता है। यानी कि अगर हमें क्रमबद्धता रूप से किसी इतिहास का अध्ययन करना है तो अगर हम उसे पार्टीशन में डिवाइड कर देंगे तो काफी अच्छे से उसे समझ पाएंगे। तो हिंदी साहित्य के इतिहास पर भी यही तथ्य लागू होता है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के प्रारंभिक जो प्रयास किए गए उनके बारे में देखते हैं। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकारों जैसे कि ग्रासदा तासी, जॉर्ज गैरसन, शिव सिंह सेंगर आदि ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। ठीक है, किंतु उनके प्रयास तर्कसंगत नहीं थे। 1913 ईस्वी में मेषबंधु के इतिहास ग्रंथ मेषबंधु विनोद में पहली बार काल विभाजन को संगति देने का प्रयास किया गया। यानी कि सबसे पहली बार काल विभाजन किसमें किया गया था? मेषबंधु विनोद में पहली बार काल विभाजन किया गया था। मेषबंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन इस प्रकार किया गया है। देखिए क्या काल विभाजन किया है। देखिए, मेषबंधुओं ने जो काल विभाजन किया है वो इस तरह से है। पहले उन्होंने आरंभिक काल दिया है, फिर माध्यमिक काल, फिर अलंकृत काल, फिर परिवर्तन काल और फिर वर्तमान काल, यानी कि 5 कालों में विभक्त किया है हिंदी साहित्य को। तो आरंभिक काल को भी 2 भागों में विभाजित किया है, पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल 700 संवत से लेकर 1343 संवत तक माना गया है और उत्तर आरंभिक काल 1344 संवत से लेकर 1444 तक माना गया है। यानी कि अगर हम देखें तो मेषबंधु कब से हिंदी साहित्य के इतिहास को मानते हैं? 700 संवत से। ठीक है, संवत 700 से लेके हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो माना जाता है मेषबंधुओं के अनुसार। ठीक है, फिर माध्यमिक काल आता है, तो पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल के रूप में माध्यमिक काल को विभाजित किया गया है, जिसमें 1445 से 1560 तक का जो समय रहा है संवत में, ये रहा है पूर्व माध्यमिक काल का, और प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय संवत 1561 से लेकर 1680 रहा है। फिर आता है अलंकृत काल, इसे भी 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। ठीक है, पूर्व अलंकृत काल को 1681 से लेकर 1790 संवत तक माना गया है और उत्तर अलंकृत काल को संवत 1791 से लेकर 1889 ईस्वी तक माना गया है, सॉरी विक्रमी तक माना गया है। परिवर्तन काल संवत 1890 से लेके संवत 1925 तक माना गया है और वर्तमान काल संवत 1925 से लेकर अब तक का माना जाता है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो इससे ये पता चलता है कि इसमें जो समय दिया गया है मेषबंधु विनोद में, वो किस में दिया गया है? संवत में दिया गया है। याद रखिएगा, संवत में इसका पूरा काल विभाजन किया गया है, ईस्वी में नहीं किया गया है। ठीक है, ईस्वी में नहीं किया गया है, याद रखिएगा, किसमें किया गया है? संवत में किया गया है। आगे देखिए, फिर आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। ये काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ में 1929 में लिखा था, जिसमें उन्होंने काल विभाजन को सर्वतः नवीन रूप देने का प्रयास किया है। शुक्ल जी द्वारा किया गया काल विभाजन इस प्रकार है। सबसे पहले आता है आदिकाल, जो कि वीरगाथा काल है। ठीक है, संवत 1050 से लेके संवत 1375 तक। यानी कि अगर हम देखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1050 संवत से क्या माना है?
हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत मानी है, ठीक है। जबकि ऊपर मिश्र बंधु ने कब से मानी, 700 से, ठीक है। तो आदिकाल को क्या कहा है, वीरगाथा काल कहा है। पूर्व मध्य काल को क्या कहा है, भक्ति काल कहा है, जिसका समय संवत 1375 से लेके 1720 विक्रमी तक माना है। फिर आता है तीसरा उत्तर मध्य काल, जिसे गीति काल कहा गया है। तो 1700 से लेके 1900 संवत तक का ये समय माना गया है। और आधुनिक काल का समय यानी कि उसे क्या कहा है, गतकाल कहा है। इसका समय भी संवत 1900 से लेके अब तक माना गया है, ठीक है। तो ये कोष्टक में दिए गए नाम ही शुक्ल जी को स्वीकार्य है, यानी कि जो नाम दिए गए हैं वीरगाथा काल, भक्ति काल, गीति काल और गतकाल, यही रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं उन्हें स्वीकार्य है। दोहरे नाम से ये सूचित करते हैं कि जिस काल को लोग आदिकाल कहते हैं उसे वे वीरगाथा काल कहना पसंद करेंगे। इस प्रकार अन्य 3 प्रचलित नामों के लिए भी उन्होंने नए नाम दिए हैं, ठीक है। पूर्व मध्य काल को जो लोग पूर्व मध्य काल कहते हैं उसे वो भक्ति काल कहते हैं। उत्तर मध्य काल को वो गीति काल कहना पसंद करते हैं और आधुनिक काल को वह गतकाल कहना पसंद करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, शुक्ल जी द्वारा किया गया यह काल विभाजन सर्वाधिक तर्कसंगत, सरल, सुस्पष्ट है। इसमें कालों का नामकरण उस काल में पाई जाने वाली प्रधान प्रवृत्ति का अध्ययन में रखकर किया गया है। यानी कि अगर वीरता वाली बात हुई है, इसलिए स्टार्टिंग जो हुई है वो वीरगाथा काल से हुई है। जब भक्ति की प्रवृत्ति थी तो भक्ति काल, जब गीति की प्रवृत्ति गई, गीति ग्रंथ लिखे गए तो गीति काल, और जब गद्य साहित्य की शुरुआत हुई तो वो गतकाल, ठीक है। तो मिश्र बंधुओं के काल विभाजन की तुलना में इसमें कालों की संख्या केवल 4 तक ही सीमित की गई है। परवर्ती इतिहासकारों ने भी इसी को आधार बनाकर थोड़े बहुत हेरफेर के साथ काल विभाजन प्रस्तुत किया है, ठीक है। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है उसे आधार मान के ही आगे काल विभाजन किया गया है, बस थोड़ी सी हेरफेर कर दी गई है। शुक्ल जी के काल विभाजन पद्धति का मूल सिद्धांत यह है कि परिस्थितियों के बदलने पर जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन होता है। जब जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन होता है तब साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि हमने पढ़ा था, ठीक है। आगे देखिए, कालों के नामकरण उन्होंने उस काल की प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर रखे हैं तथा प्रधान प्रवृत्ति का निर्धारण प्रसिद्ध ग्रंथों के आधार पर किया गया है। यानी कि जो भी ग्रंथ हैं उस समय के मुख्य जो ग्रंथ हैं उन्हीं के आधार पर इन्होंने ये निर्धारित किया है कि इस समय समाज कैसा चल रहा था, तो उसी के अनुसार उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम किसी भी समय का क्या नाम रखेंगे। जैसे कि वीरगाथा काल कहा गया स्टार्टिंग को, तो वीरगाथा काल क्यों कहा, क्योंकि उस समय जितने भी साहित्य लिखे गए वो वीरता पे लिखे गए, ठीक है। वीर रस की प्रधानता उस समय हमें देखने के लिए मिलती है। आगे देखिए, उनके काल विभाजन का एक सुस्पष्ट तर्कसंगत वैज्ञानिक आधार है। कालों की संख्या भी उन्होंने 4 तक सीमित रखी है। आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश के संबंध में किसी स्पष्ट नीति का अनुसरण नहीं किया है। कभी तो वे अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहते हैं और कभी उसे हिंदी से अलग मानते हैं। वीरगाथा काल नाम पर भी लोगों को आपत्ति है क्योंकि इसकी सामग्री प्रमाणित नहीं है, ठीक है। जो वीरगाथा काल है उसकी जो सामग्री है वो प्रमाणित रूप में नहीं है, उन पे बहुत ज्यादा संदेह है, इसलिए वीरगाथा काल कहना भी इसे थोड़ा सा मतलब गलत माना गया है, ठीक है। अप्रमाणिक ग्रंथों की वजह से इसमें थोड़ा सा विवाद किया गया है, ठीक है। फिर देखते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो काल विभाजन किया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में नया काल विभाजन किया, ठीक है। वो किस प्रकार है देखिए, सबसे पहले तो कहा गया संधि काल जो कि 750 संवत से माना गया 1000 संवत तक। फिर आता है चारण काल जिसका समय संवत 1000 से 1375 संवत तक माना गया। फिर माना भक्ति काल 1375 संवत से लेकर 1700 तक का, ठीक है। उसके बाद आता है गीति काल को संवत 1700 से 1900 तक माना गया। और फिर आधुनिक काल जो कि संवत 1900 से लेकर अब तक माना गया है, ठीक है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने काल विभाजन को कोई नया रूप नहीं दिया है क्योंकि इसके 5 में से 4 प्रकार तो शुक्ल जी के ही विभाजन से अनुरूप है। केवल वीरगाथा काल को उन्होंने चारण काल में परिवर्तित कर दिया है। वीरगाथाएं तो चारणों द्वारा ही प्रस्तुत की गई हैं, अतः उसमें भी नया कुछ नहीं है। तो संधि काल नाम तो अपने आप में ही अस्पष्टता लिए हुए है।
इसमें अभ्रंश की रचनाएं समाविष्ट की गई हैं। ठीक है, जो संधि काल है इसमें क्या है, अभ्रंश की रचनाओं को रखा गया है। ठीक है, और जो चागण काल है, चागण है ये, चागण नहीं है, चागण काल है। ठीक है, तो चागण काल जो कहा है वो क्या है, यहाँ से हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत मानी गई है। तो वो ये कहते हैं कि बस यहाँ पे इतना ही चेंज किया गया कि जो रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल लिखा था, वीरगाथा काल को इन्होंने क्या कह दिया, वीरगाथा काल को चागण काल कह दिया। क्या कह दिया, चागण काल कह दिया। ठीक है, इतना ही सिर्फ डिफरेंस किया गया है और कुछ नहीं किया गया है। आगे देखिए, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का अतीत में मात्र रीतिकाल के स्थान पर श्रृंगार काल नाम देकर शुक्ल जी द्वारा दिए गए काल विभाजन को स्वीकार कर लिया है। इसी प्रकार शुक्ल जी द्वारा किए गए वीरगाथा काल नाम को किसी ने सिद्ध समांत युग, तो किसी ने आदिकाल, तो किसी ने अभ्रंश काल आदि नाम देकर रीतिकाल को अलंकृत काल, कला काल, श्रृंगार काल आदि नाम देकर प्रायः उन्हीं के काल विभाजन को स्वीकार कर लिया है। यानी कि टाइम पीरियड वही रहा है लेकिन नाम अलग अलग दे दिए हैं। ठीक है, जो भी हो, हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन में अनेक विद्वानों ने सिर खपाया, यानी कि बहुत लोगों ने अपना सिर लगाया और उसके बाद इस विभाजन को किया, किंतु शुक्ल जी द्वारा किए गए काल विभाजन में विशेष परिवर्तन नहीं कर पाए। ठीक है, यानी कि शुक्ल जी ने जो काल विभाजन माना है वो बहुत हद तक सही माना गया। ठीक है, क्योंकि उसमें किसी ने भी बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया। हिंदी साहित्य के इतिहास का वैज्ञानिक वर्गीकरण करने का दम भरने वाले एक तथाकथित हिंदी साहित्य के इतिहासकार डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शुक्ल जी के काल विभाजन में अनेक त्रुटियों का दिग्दर्शन करने के बाद अपने जिस काल विभाजन को अंत में प्रस्तुत किया वह शुक्ल सरीखा ही साबित हुआ। उनके द्वारा प्रस्तुत काल विभाजन कुछ इस प्रकार है, देखिए। उन्होंने कहा स्टार्टिंग में पहले आया प्रारंभिक काल, फिर पूर्व मध्य काल, फिर उत्तर मध्य काल और फिर आधुनिक काल। टाइम पीरियड उन्होंने माना है 1184 से लेकर 1340 ईस्वी, पूर्व मध्य काल का 1340 से 1600 ईस्वी, उत्तर मध्य काल 1600 से लेके 1857 ईस्वी और आधुनिक काल 1857 से लेके अब तक का। ठीक है, भला बताइए इस काल विभाजन में और शुक्ल जी द्वारा किए गए काल विभाजन में क्या विशेष अंतर है। विचार करने के उपरांत भी यह शुक्ल जी के काल विभाजन से अलग नहीं जान पड़ता। अतः निर्णायक तौर पे हम हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में ही बांटेंगे। ठीक है, कौन कौन से 4 कालों में बांटेंगे, वो 4 काल हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में। इन 4 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा गया है, जैसा कि आज तक आपने पढ़ा होगा। आदिकाल कौन सा है, 1000 से लेके 1350 ईस्वी तक, 1350 से लेके 1650 ईस्वी तक का भक्तिकाल, 1650 से लेके 1850 तक का रीतिकाल माना जाता है और 1850 से लेके अब तक का आधुनिक काल माना जाता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि शुक्ल जी का काल विभाजन उपयुक्त है और किंतु वीरगाथा काल नाम उपयुक्त नहीं है। वीरगाथा की जगह आदिकाल ही ज्यादा सही नाम माना जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।